आज हम नया वीडियो शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़। तो ये ग्लाइकोजन स्टोरेज बीमारियां जो है, ये ग्लाइकोजन हमारे बॉडी में स्टोर हो जाता है किसी किसी ऑर्गन में, तो उस बीमारी को हम कहते हैं ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़। इसी डिजीज़ के बारे में आज हम इस लेक्चर में देखेंगे। अब आ जाते हैं हम इनबॉर्न एरर्स। ये इनबॉर्न एरर्स क्या है? इनबॉर्न एरर्स वो है जिसमें अपना एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक दोनों मेटाबॉलिज्म का कोई इफेक्ट पड़ता है और कार्बोहाइड्रेट कहीं एंजाइम्स जो है काम करना बंद कर देते हैं। किसी एंजाइम की डेफिशिएंसी या कमी से ये मेटाबॉलिज्म रुक जाता है और जिसको अपन बोलते हैं इनबॉर्न एरर। ये इनबॉर्न एरर इसलिए कहलाता है क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तभी वो इस एरर के साथ होता है, इसीलिए इसको अपन इनबॉर्न एरर कहते हैं। इनबॉर्न एरर का एग्जाम्पल अपन ने यहाँ लिखा है एक लैक्टोज इंटॉलरेंस। कुछ और एरर्स ऐसे भी हैं जैसे गैलेक्टोजीमिया, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट डेफिशिएंसी, हेरिडिटरी फ्रक्टोज इंटॉलरेंस, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज डेफिशिएंसी, फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की डेफिशिएंसी। तो ये हर में आपने देखा इसमें कि सब में एंजाइम डेफिशिएंट होता है। अगर इसमें विटामिन डेफिशिएंट होता है तो वो लेटर एज में होता है, लेकिन एंजाइम डेफिशिएंसी होता है तो शुरू से ही पैदा होते ही अपने एंजाइम का वो काम होना बंद हो जाता है और उसके इल इफेक्ट या गलत प्रभाव पड़ते हैं या हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं। अब अपन शुरू करते हैं ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज। ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज जो है वो इनहेरिटेड डिसऑर्डर है। इनहेरिटेड डिसऑर्डर मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होती है, माँ से या पिता से बच्चे में आती है, ऐसे इनहेरिटेड डिसऑर्डर कहते हैं जो ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है। ग्लाइकोजन क्या है? ग्लाइकोजन अपने ग्लूकोज जो है ग्लूकोज शुगर जो लीवर में स्टोर रहती है या संग्रहित रहती है, वो किस फॉर्म में रहती है? वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में रहती है। अब इसी ग्लाइकोजन का वापस जब अपने को एनर्जी की रिक्वायरमेंट है या एनर्जी की ज़रूरत है तब ये ग्लाइकोजन टूटता है, लेकिन अगर उसमें से कोई भी एक एंजाइम डेफिशिएंट हो जाता है तो ये ग्लाइकोजन टूट नहीं पाता है और उसी में ही इकट्ठा होता रहता है, और इसी बीमारी को अपन कहते हैं ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज। ये कैरेक्टराइज किससे है? इसके क्या लक्षण है कि डिपोजिशन ऑफ नॉर्मल और एबनॉर्मल और क्वांटिटी ऑफ ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन का डिपोजिशन या संग्रहित होना ग्लाइकोजन का होता है उन टिश्यूज में। अब मेजर कौन से टिश्यूज आते हैं? तो ग्लाइकोजन ज़्यादातर लीवर और मसल में होता है, इसीलिए ये दोनों अंग ज़्यादा इसके लिए प्रोन है या इन दोनों अंगों में ज़्यादा ये बीमारियां देखी गई है। उसके बाद आते हैं ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज जो है वो इनहेरिटेड डिसऑर्डर है जिसमें अपन ने देख लिया ग्लाइकोजन का डिपोजिशन होता है। बहुत सारी ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज है पर यहाँ पर सिर्फ हम 6 पढ़ने वाले हैं। अब सबसे फर्स्ट वाली ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज जिसको अपन टाइप 1 बीमारी या टाइप 1 डिजीज के नाम से जानते हैं, जिसका नाम है वॉन गिर्क्स डिजीज। अब ये वॉन गिर्क्स डिजीज, ये सब डिजीज जो है उनके साइंटिस्ट के नाम से ही जानी जाती है। इसमें एंजाइम कौन सा कमी हो जाती है, कौन सा एंजाइम की? वो है ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। अब ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम कहाँ पढ़ा हमने? तो आप लोग इस वीडियो को देखने से पहले ग्लाइकोजिनोलाइसिस जरूर देख लें, जिसमें अपन देखेंगे कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम क्या काम करता है। तो हम देखते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस में क्या होता है। ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में टूटना होता है। जब ग्लाइकोजन ग्लूकोज में टूटता है तो वो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट के फॉर्म में टूटता है। जब ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में म्यूटेज एंजाइम की प्रेजेंस में बदल जाता है, लेकिन जब ये एंजाइम फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज में बदलता है, वहां पर एंजाइम होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। ये एंजाइम सिर्फ लीवर में ही होता है। तो अब ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज अगर वहां पर काम नहीं करेगा तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो ग्लूकोज में नहीं बदलता है, वो ग्लूकोनियोजेनिक एंजाइम है। तो वहां पर फिर अब क्या होगा? ग्लाइकोजन टूटेगा नहीं। ग्लाइकोजन टूटेगा नहीं तो क्या होगा?
ग्लाइकोजन स्टोर होने लग जाएगा। ऐसी बीमारी को ही अपन बोल रहे हैं वॉन गिग्स डिजीज। अब ये इनहेरिटेंस इसका कैसा है, इसका इनहेरिटेंस ऑटोसोमल रेसिसिव है। फिर इस पे जो ऑर्गन कौन कौन से अंग अफेक्ट करते हैं या कौन कौन से अंग इससे जुड़े हुए हैं, वो है लीवर, किडनी और इंटेस्टाइन। अब इसकी क्लिनिकल फीचर्स हम देखते हैं कि क्लिनिकल इसके लक्षण कैसे हैं। हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, हाइपोग्लाइसीमिया मतलब शुगर लेवल कम हो जाता है। हिपेटोमेगैली, हिपेटोमेगैली इज क्या, लीवर का फूल जाना। फिर लैक्टिक एसिडोसिस हो जाता है, लैक्टिक एसिड का इकट्ठा होना हो जाता है जिससे एसिडिक हो जाता है, एसिडोसिस हो जाता है। यूरिक एसिड बढ़ जाता है और गठिया या गाउट हो जाता है। तो ये सारे क्लिनिकल फीचर्स हैं, इसके क्लिनिकल लक्षण है, तो ये सारी चीज़ें उसको हो जाती है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है कि ऐसे बच्चों को थोड़ी थोड़ी देर में कुछ कुछ खिलाना चाहिए और अनकुक्ड स्टार्च खिलाना है उसको, या नेसोगैस्ट्रिक ड्रिप चढ़ानी है। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर की अपन डिटेल देखते हैं। कौन सी बीमारी, टाइप 1 वॉन गिर्क्स डिजीज है ना, वॉन गिर्क ने जो करी। अब इसमें सबसे फर्स्ट आ जाते हैं फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया। तो इसमें हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की कमी से जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है वो ग्लूकोज में नहीं बदलता। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम नहीं होने से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज में नहीं बदलेगा, तो इस एंजाइम की कमी हो जाती है। तो ऐसे में ग्लूकोज जो है ब्लड में नहीं आता है, तो इसीलिए हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। दूसरा आ जाता है हाइपरलिपिडीमिया या कीटोसिस। हाइपरलिपिडीमिया क्या हो जाता है, क्योंकि ग्लूकोज की कमी से और एनर्जी की ज़रूरत है, तो इसीलिए फिर ग्लूकोज नहीं काम में आ रहा है। तो ऐसे केस में जो उनका फैट है ना, वसा जो है फैट है वो टूटने लगता है। तो फैट के टूटने से क्या हो जाता है, हाइपरलिपिडीमिया कंडीशन आ जाती है। और इसके बाद फैटी एसिड, इस फैट के टूटने से फैटी एसिड ज़्यादा बनते हैं और ग्लिसरॉल बनता है। फैटी एसिड फिर आगे ऑक्सीडाइज होता है तो एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है। तो जितना ज़्यादा एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है उतना एसिटाइल कोएंजाइम ए टीसीए साइकिल में यूज़ या ख़त्म नहीं हो पाता, क्योंकि ऑक्सोलो एसीटेट लिमिटेड है, ऑक्सोलो एसीटेट बहुत कम है, जितने हाई उतना ही है। तो इसीलिए सारा एसिटाइल कोएंजाइम में वहाँ यूज़ ख़त्म नहीं होता। तो एसिटाइल कोएंजाइम में फिर या तो कीटोन बॉडीज बनाता है या कोलेस्ट्रॉल बनाता है। तो इसीलिए कोलेस्ट्रॉल से बनने से फिर और कीटोन बॉडीज बनने से फिर कीटोन बॉडीज का लेवल बढ़ जाता है। उसके बाद अब आता है लैक्टिक एसिडोसिस। जब लैक्टेड लीवर में और मसल में लैक्टेड का ग्लूकोज में नहीं बदल सकता, क्योंकि लैक्टेड को ग्लूकोज में बदलने के लिए ये ग्लूकोजेनिक एंजाइम ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज चाहिए। तो जब वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज नहीं होगा तो ये ग्लूकोनियोजिनेसिस जिसमें लैक्टेड से ग्लूकोज बनता है वो नहीं बन पाएगा और इस तरह से लैक्टेड वहाँ पर जमा हो जाएगा। लैक्टेड के जमा होते ही ब्लड में लैक्टेड बढ़ जाएगा और पीएच ब्लड की कम हो जाएगी और उस कंडीशन को बोलते हैं लैक्टिक एसिडोसिस। उसके बाद अब नेक्स्ट है हाइपर यूरिसीमिया। हाइपर यूरिसीमिया मतलब यूरिक एसिड का बढ़ना। जब यूरिक एसिड बढ़ जाएगा, जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज जब ग्लूकोज में नहीं बदल पा रहा है, तो इसलिए जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज में नहीं बदलता है तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इकट्ठा हो जाता है। अब ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फिर ग्लाइकोलिसिस नहीं चला पाता और कुछ हद तक ग्लाइकोलिसिस चलाएगा, पर उसका टूटना या ग्लूकोनियोजेनेसिस का ग्लूकोज में बदलना नहीं हो पाएगा। तब ये फिर किस में बदल जाता है, ये एचएमपी शंट में चला जाता है। इतना ज़्यादा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इकट्ठा हो जाता है तो वो एचएमपी शंट में चला जाता है। जब वो एचएमपी शंट में जाएगा तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा राइबोज शुगर बनेगी। ज़्यादा राइबोज शुगर बनेगी तो राइबोज शुगर क्या बनाती है, डीएनए आरएनए, तो न्यूक्लियोटाइड्स ज़्यादा बनेंगे। अब न्यूक्लियोटाइड का मेटाबॉलिज्म ज़्यादा बनने से उनका मेटाबॉलिज्म होगा, उनका कैटाबॉलिज्म जो है न्यूक्लियोटाइड्स का, उससे यूरिक एसिड बनता है।
और इस तरह से यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाएगा। यूरिक एसिड का लेवल बढ़ते ही गाउट आर्थराइटिस या गाउटी आर्थराइटिस भी बनना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज टाइप 1 में हम ये सारे सिम्टम्स देखते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, हाइपरलिपिडीमिया हो जाता है, लैक्टिक एसिडोसिस हो जाता है और हाइपर यूरिसीमिया हो जाता है। उसके बाद इसकी ग्रोथ रुक जाती है। इसके अलावा लीवर एनलार्ज हो जाता है, ग्रोथ रुक जाती है। और इसका ट्रीटमेंट क्या है कि थोड़ी थोड़ी देर से इसको खाना खिलाना है ऐसे। उसके बाद अपन आते हैं अब वॉन गिग्स डिजीज की। ये सब चीज़ें अपन ने पढ़ ली, लीवर और इनमें होता है। फिर अब बायोकेमिकल फीचर्स अपन देखते हैं। ग्लूकोज क्यों कम हो जाता है? क्योंकि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज में नहीं बदल पाता है। फैट यूटिलाइज हो जाता है एनर्जी के लिए, इसलिए लिपीमिया हो जाता है। एसिडीमिया हो जाता है जो लैक्टिक एसिड जमा होने से। कीटोसिस क्या कंडीशन है? कीटोन बॉडीज का बढ़ना। कीटोन बॉडीज जब ब्लड में बढ़ जाता है तो कीटोनीमिया, जब यूरिन में बढ़ जाता है तो कीटोनूरिया। ये दोनों कंडीशंस कहलाती है कीटोसिस एक। अब ये कीटोसिस कंडीशन इसलिए बढ़ जाती है कि फैट टूट के फैटी एसिड्स बनाता है। फैटी एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेगा और उस एसिटाइल कोएंजाइम ए से क्या बनेगा? कीटोन बॉडीज। तो इसीलिए कीटोन बॉडीज बढ़ जाती है। उसके बाद एक्सेस एसिटाइल कोएंजाइम हमने बताया कि कोलेस्ट्रॉल बनाना शुरू हो जाएगा और उसके से ज़ैंथोमास नाम की कंडीशन प्रोड्यूस हो जाती है। फिर फैटी एसिड इंक्रीज सिंथेसिस हो जाता है जिससे लीवर में फैटी इन्फिल्ट्रेशन या फैटी एसिड का इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। अब क्लिनिकल और बायोकेमिकल सिम्टम्स आगे देख रहे हैं अपन कि परसिस्टेंट हाइपोग्लाइसीमिया, लंबे समय तक हाइपोग्लाइसीमिया रहता है उसको। ब्लड में लैक्टिक एसिड जमा होने से लैक्टिक एसिडोसिस हो जाता है। और प्रोग्नोसिस अब इसका देखते हैं कि ऐसे बच्चे जो है मर जाते हैं, लेकिन अगर वो नहीं मरे तो एडोलिसेंस के बाद वो इम्प्रूव करना शुरू कर देते हैं। अब ये सारे बायोकेमिकल चेंजेस जो अपन ने इतने पढ़े उसी से देखो क्या होता है। जब ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज में बदलता है तो एंजाइम है ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। जब ये एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाती है तो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। हाइपोग्लाइसीमिया होने से फैट ज़्यादा टूटता है। फैट ज़्यादा टूटेगा तो एसिटाइल कोएंजाइम ज़्यादा बनेगा। एसिटाइल कोएंजाइम ज़्यादा बनेगा तो कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बनेगा और ज़ैंथोमा बन जाएगा। एसिटाइल कोएंजाइम ज़्यादा बनेगा तो कीटोन बॉडी ज़्यादा बनेगी और उससे एसिडोसिस हो जाएगा। फिर अगर इंक्रीज कैटेचोलामीन्स बढ़ गए तो मसल्स में ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं बढ़ जाए, ग्लाइकोजिनोलाइसिस बढ़ जाएगा और लैक्टिक एसिड बनना शुरू हो जाएगा। लैक्टिक एसिड के बनते ही एसिडिक हो जाएगा और यूरिक एसिड बढ़ जाएंगे और गाउट बनना शुरू हो जाएगा। इसी तरह से अगर इंसुलिन सिक्रीशन कम हो गया तो प्रोटीन सिंथेसिस कम हो जाएगा और इससे ग्रोथ उसकी रुक जाएगी। अगर ग्लूकोनियोजेनेसिस इंक्रीज हुआ और अमीनो एसिड और ग्लिसरॉल से ज़्यादा अगर ग्लूकोनियोजेनेसिस हुआ तो नाइट्रोजन का नेगेटिव बैलेंस हो जाएगा और उससे भी ग्रोथ रुक जाएगी। इसके अलावा कुछ और ऑर्गन्स है ना, और कुछ और ऑर्गन्स में वाइट ब्लड सेल्स अपना काम करना बंद कर लेगी। रीनल फंक्शन भी, अब क्योंकि रीनल में इकट्ठा हो जाएगा तो किडनी भी अपना काम करना बंद कर देगी। फिर अगर इम्पेयर्ड एलएफटी कमज़ोर हो गए लीवर फंक्शन टेस्ट तो हीमोरेज हो जाएगा। फैटी एसिड इकट्ठा हो जाएगा, इन्फिल्ट्रेशन, ओबेसिटी आ जाएगी। ऐसे ये सारे बायोकेमिकल चेंजेस है जो टाइप 1 ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज से हो जाएगी या वॉन गिग्स डिजीज से हो जाएगी। अब इनका ट्रीटमेंट अपन ने देख लिया। नेसोगैस्ट्रिक इन्फ्यूजन ग्लूकोज का करेंगे या फिर इस कार्बोहाइड्रेट डाइट उसको कुछ थोड़ी थोड़ी देर में देंगे और अनकुक्ड अपने को कॉर्न स्टार्च देना है उसको। और एलिमिनेशन ऑफ फूड विथ हाई फ्रक्टोज और लैक्टोज को एलिमिनेट करना है, नहीं देना है। गाउट को रिकवर करने के लिए एलोप्यूरिनोल दवाई देंगे, किडनी स्टोन और दोनों के लिए। या लीवर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं ताकि उसका लीवर एंजाइम जो है वो डेफिशिएंसी ख़त्म हो जाए। फिर ये स्ट्रेनस एक्सरसाइज उसको रोक देंगे, नहीं करने देंगे। फिर इम्प्रूव एक्सरसाइज टॉलरेंस के लिए ग्लूकोज उसको बार बार ओरल देना है। फिर इंजेक्शन ऑफ ग्लूकागोन लगा सकते हैं या ईटिंग ए हाई प्रोटीन डाइट। उसके बाद आप
टाइप 2 डिजीज़ आ जाती है जिसको अपन बोलते हैं पॉम्स डिजीज़। इसमें एंजाइम डेफिशिएंट जो है वो एसिड माल्टेज है। ये एंजाइम लाइसोसोम में प्रेजेंस है और ये ओलिगोसैकेराइड को तोड़ता है। इसका भी इनहेरिटेंस ऑटोसोमल रेसेसिव है। अपन जो डिजीज़ पढ़ने वाले हैं सब ऑटोसोमल रेसेसिव है, सिर्फ एक को छोड़ के। फिर ग्लाइकोजन स्ट्रक्चर इसका नॉर्मल हो जाता है और लीवर में, हार्ट में और स्मूथ मसल्स में, स्ट्राइटेड मसल्स में, दोनों में ही नॉर्मल ग्लाइकोजन इकट्ठा हो जाता है। और हार्ट जो है एनलार्ज हो जाता है, मसल हाइपोटोनिक हो जाती है और नो हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होता है। और ये बच्चे जो हैं इन्फेंट कार्डियक फेलियर से मर जाते हैं या फिर ब्रोंको निमोनिया से मर जाते हैं। 9 महीने से पहले पहले ही डेथ हो जाती है उनकी, अगर नहीं हुई तो 2.5 साल तक तो हो ही जाती है। उसके बाद टाइप 3 ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ जिसको अपन लिमिट डेक्स्ट्रोनोसिस या फॉब्स डिजीज़ नाम से जानते हैं और मेनली इसके साथ कॉरी जुड़ा हुआ है तो कॉरीज डिजीज़ के नाम से भी इसको जानते हैं। डी ब्रांचिंग एंजाइम की इसमें कमी हो जाती है। डी ब्रांचिंग एंजाइम कौन सा है, जहाँ पर अपन ग्लाइकोजिनोलाइसिस पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि जब ग्लाइकोजन टूटता है ना, तो डी लास्ट 3rd स्टेज में डी ब्रांचिंग एंजाइम आता है जिसमें वो 1,6 बॉन्डिंग को तोड़ता है। इस डी ब्रांचिंग एंजाइम की कमी हो जाती है, इसीलिए ये भी ऑटोसोमल रेसेसिव है और इसमें ग्लाइकोजन जो है लिमिट डेक्स्ट्रीन टाइप का इकट्ठा होता है, नॉर्मल ग्लाइकोजन नहीं है। और वो लीवर और हार्ट और मसल्स तीनों में ही डिपोजिशन हो जाता है या इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। और हिप इसमें भी लीवर फूला हुआ हो जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया कुछ होगा और मायोपैथी ज़्यादा हो जाएगी और इस तरह से ल्यूकोसाइड में भी इफेक्ट इसका देखा जाता है। और इसमें सर्वाइवल है एडल्ट लाइफ तक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 4th टाइप की आ जाती है अमाइलोपेक्टिनोसिस जिसको अपन एंडरसन्स डिजीज भी बोल रहे हैं। इसमें ब्रांचिंग एंजाइम एब्सेंट हो जाता है तो इसमें ग्लाइकोजन की ब्रांच नहीं बन पाती, तो अब ग्लाइकोजन स्ट्रेट चेन ग्लाइकोजन जो है इकट्ठा होता रहता है, तो ये एबनॉर्मल ग्लाइकोजन है। अनब्रांच चेन इसमें इकट्ठी होती है तो लीवर, हार्ट, मसल, किडनी और रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम भी इसमें अफेक्ट होता है। इन सब जगह इस का इकट्ठा हो जाता है कौन सा, एबनॉर्मल ग्लाइकोजन जो स्ट्रेट चेन है। ब्रांच अदरवाइज तो ग्लाइकोजन जो है वो हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर होता है। फिर क्लिनिकल और बायोकेमिकली इसको अपन देखेंगे तो हिपेटोमेगेली हो जाती है, इसमें भी स्प्लीन भी फूल जाता है, स्प्लीनोमेगेली भी हो जाती है, फिर हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है और इसी तरह से ल्यूकोसाइड्स और लीवर दोनों में ही हो जाता है और हिपेटिक फेलियर भी हो जाता है। तो लॉन्गेस्ट सर्वाइवल रिपोर्ट सिर्फ 4 साल तक ही बच्चा जी पाता है मैक्सिमम। उसके बाद है नंबर टाइप 5 जिसको अपन मैकार्डल डिजीज बोलते हैं। ये मसल्स में होती है, इसमें लीवर में कोई रोल नहीं है। ये एंजाइम डेफिशिएंसी जो है वो मसल फॉस्फोरिलेज एंजाइम जो है वो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में तोड़ता है। ये मसल्स में भी होता है, तो मसल में ये एंजाइम मसल फॉस्फोरिलेज है। जब इस एंजाइम की कमी हो जाती है तो ग्लाइकोजन आगे टूट नहीं पाता है, तो इस तरह से ग्लाइकोजन उसमें डिपॉजिट हो जाता है। तो मसल्स में क्रैम्स आते हैं, एक्सरसाइज ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, वीक और पेन होता है, स्टिफ हो जाती है मसल, अकड़ जाती है और इसी तरह से लैक्टिक एसिड यहाँ बनता नहीं है। इसमें एपिनेफ्रिन टेस्ट कराया जाता है जिसमें एपिनेफ्रिन अगर अपन देते हैं तो वो ग्लूकागोन या एपिनेफ्रिन कहीं है तो ब्लड शुगर एकदम बढ़ जाती है, तो इससे ये पता चलता है कि हिपेटिक फॉस्फोरिलेज एक्टिविटी नॉर्मल है। तो मसल में ही सिर्फ फॉस्फोरिलेज की कमी है, जो लीवर वाला जो फॉस्फोरिलेज है वो नॉर्मल है। अब लास्ट वाला हर्ट्ज डिजीज जिसमें लीवर फॉस्फोरिलेज आ जाता है, तो इसमें सारे वॉन गिग्स वाले ही सिम्टम्स आएंगे क्योंकि लीवर में फॉस्फोरिलेज डेफिशिएंट हो जाता है, तो अब ग्लाइकोजन लीवर में टूट नहीं पाता है, तो जो ग्लाइकोजन ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में टूटता है वो नहीं टूटेगा और इसीलिए हिपेटोमेगेली, हाइपोग्लाइसीमिया सारे सिम्टम्स जो वॉन गिग्स डिजीज के थे वो है। ये रेसेसिव नहीं और डोमिनेंट टाइप का इनहेरिटेंस होता है इसमें। उसके बाद अब ये सारी डिजीज़ में देख लो, पॉम्स डिजीज़ जो टाइप 2 है जिसमें लाइसोसोमल
ये 1,4 ग्लूकोसाइडेज या माल्टेज एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाती है। फिर टाइप 3 में डी ब्रांचिंग एंजाइम की, फिर टाइप 4 में ब्रांचिंग एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाती है, फिर मैकार्डल्स में मसल फॉस्फोरिलेज में, फिर हर्ज डिजीज़ में लीवर फॉस्फोरिलेज, फिर कुछ और भी बीमारी है जिसमें फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज और ये सब की भी डेफिशिएंसी हो जाती है, वो हम अब नहीं पढ़ रहे हैं। धन्यवाद आपको, बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच आप सुनने के लिए। पर बेटर अगर आपको समझ में तभी आएगा जब आप ग्लाइकोजिनोलाइसिस और ग्लाइकोजिनेसिस इसके पहले देख लेवे और ग्लूकोनियोजेनिक पाथवे भी पढ़ लेवे तो जल्दी समझ में आएगा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।